सबसे पहले होता है गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन। गठबंधन को ही हम कह सकते हैं। इनका क्या होता है कि जैसे वर और वधु के सफेद एक जैसे वस्त्र होता है तो बांधा जाता है साफा, उनका क्या है परस्पर मिलन होता है। यस सर, ठीक है। और मिलन होने के बाद आगे वो क्या है कि फेरे में काम देगा, फेरे उनकी वजह से होते हैं। तो गठबंधन में आप लिखेंगे कुछ बातें। वैसे आज तक प्रश्न तो नहीं बना है गठबंधन का, लेकिन बन सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए गठबंधन या इसको गठजोड़ भी कह सकते हैं। तो पंडित जी के द्वारा लिखिएगा पंडित जी के द्वारा वर और वधु पंडित जी के द्वारा वर और वधु के वस्त्रों के छोर को परस्पर बांधा जाता है, इसे गठबंधन कहते हैं। छोर बांधा जाता है, इसे गठबंधन कहते हैं। इसका अभिप्राय है कि वर और वधु दोनों पहले अलग अलग थे, अब मिलकर वे एक बंधन में बंध चुके हैं। इसलिए वे साथ मिलकर अब कार्य करेंगे। दोबारा देखिएगा, सुनिएगा कि पंडित जी के द्वारा वर और वधु के वस्त्रों के छोर परस्पर बांधे जाते हैं, इसे गठबंधन कहते हैं। इसका अभिप्राय है वर और वधु दोनों पहले अलग अलग थे, अब वे मिलकर एक बंधन में बंध चुके हैं, इसलिए वे मिलकर कार्य करेंगे। ठीक है। अब गठबंधन के बाद में एक प्रश्न आया था आपके कृषि सहायक अधिकारी 2019 के अंदर, शायद आपने नहीं सुना होगा। एक प्रश्न ये था, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जिम्मी क्या है? क्या सर? जिम्मी, जी आधा में मी, जिम्मी क्या? जिम्मी से ये सर आपका जिम्मी है, लिख लीजिए जिम्मी। जिम्मी जो होता है वो क्या होता है कि जैसे हमने कहा ना कि मायर आएगा, भात आएगा, और भात जो है मामा जी लेकर आते हैं। तो इसमें ये जिम्मी में ये होता है कि मामा जी या जो वधु की मम्मी है वो क्या करती है, इसको यानी जो वधु है उसको एक ओढ़नी देती है, यानी मामा जी द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनरी युक्त ओढ़नी, गोटे किनरी युक्त गुलाबी या लाल रंग की ओढ़नी को जिम्मी कहते हैं। ऐसा वैसा प्रश्न जो है आप लिखिएगा। कृषि सहायक एग्जाम 2019 के अंदर आया था। ये प्रश्न लिखिएगा, इसमें नोट करिएगा आप। फेरे अथवा सप्तपदी के समय, क्योंकि फेरों को हम सप्तपदी भी कहते हैं, तो फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनरी युक्त लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी, नोट नहीं कर, वधु द्वारा पहनी गई वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनरी, लड़की मामे गोटे किनरी युक्त लाल गुलाबी रंग की ओढ़नी, क्या प्रश्न पूछा था? गोटे कौन से होते हैं सर? गोटे ये मुख्य रूप से शेखावाटी में एक आपके आती है, गोटा सा लगे डाले
बिल्कुल बिल्कुल। शेखावाटी क्षेत्र में इसका सर्वाधिक ये बनती है। शेखावाटी क्षेत्र में आपके जैसे मेघवाल सॉरी मुसलमान जो जाति की महिलाएं होती है वो इनका निर्माण करती है। तो ये सीकर के जस्ट आसपास और हरियाणा टच का बॉर्डर है झुंझुनू के आसपास का, वहाँ इसका ज्यादा गोटे का होता है। और गोटा तो हस्तकला के अंदर मैं पढ़ाऊंगा पूरा इसको प्रॉपर रूप से। तो लिख लिया। क्या प्रश्न पूछा था एक? देखो सुसरोध्याय मतलब ममेर सुसरोध्याय ऐसा कुछ नहीं, मामा होता है प्रॉपर। जैसे आपका ननिहाल नानेरा जो है वहाँ मामा बरी बोली जब आपका भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। मामा बड़ी एक पौरी भी आएगी, एक बाला चोरड़ी भी आती है। क्योंकि देखो अब जैसे मामा है ना, मामा ये अपनी बहन को भी देगा, देखो अपनी बहन को देगा, और भांजी जो है उसको भी देगा, भांजी को भी देगा। इसमें होता क्या है, देखो इसको बोलते हैं बाला चुनड़ी, और इसको बोलते हैं मौसला भी बोलते हैं ना सर, इसको बोलते हैं कंवर जोड़ा, जोड़ा। ठीक है, तो ये कोई फालतू की बात है, बस जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कोई प्रश्न वगैरह इससे नहीं बनने वाला, क्योंकि मैं फालतू की चीजें नहीं करवाऊंगा, एक भी नहीं करवाऊंगा। ऐसे तो फिर कल्चर, अभी तो लोक देवता पढ़ाऊंगी तो फिर तो। अब देखो एक चीज और लिखिएगा, पौरी, ये लिखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है। चौरी तो आगे आएगी, पौरी, पौरी लिखिए, पौरी, पौरी में लिखिएगा दुल्हन की ओढ़नी जो कि लाल रंग की है। सीधा प्रश्न एक बार यही पूछा था, ये पूछा था पीटीआई भर्ती के अंदर, और 3rd ग्रेड के अंदर भी पूछा गया प्रश्न है कि पौरी क्या है। तो दुल्हन की ओढ़नी जो लाल रंग की होती है, दुल्हन की ओढ़नी लाल रंग की, लाल रंग की दुल्हन की ओढ़नी। आप इसको किस तरीके से भी लिख सकते हो, दुल्हन की ओढ़नी, आगे इस प्रकार से लिख सकते हो, लाल रंग। अब हमारी वधू जो है वो एकदम प्रॉपर रूप से फेरों के लिए तैयार है, हमने उसको तैयार कर दिया है। अब जो होगा वो होगा फेरों का सिस्टम। अच्छे से दिखाई दे रहा है, बड़े लिख दिए मैंने, आपने आदत डाल दी है बड़े लिखने की, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आइएगा फेरों पर, फेरे। अब ये एक तो फेरे या इसको बोलते हैं परिणेत, फेरे या परिणेत। इसमें होता है पंडित जी जो है वो फेरे करवाते हैं। भारतीय हिंदू संस्कृति में 7 फेरों को यानी अग्नि के समक्ष 7 फेरे जो है वो लिए जाते हैं, उसके विवाह जो है उसके बाद विवाह माना जाता है, और इसे यानी 7 फेरे। और मारवाड़ क्षेत्र की बात करें, जोधपुर के आसपास बाड़मेर का जो क्षेत्र है, वहां पर जो बाबूजी के अनुयायी है वो 4 फेरे लेते हैं। 3.5 लेवे पे 4 अपन अपने लिए मिली है, दूसरा सही बात है। सही बात है, मैं 3.5 लेवे। शांत बना रखिए। 3.5 फेरों का है, लेकिन मैं आपके एग्जैक्ट जो कारण है वो भी बताऊंगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपको लिखना है 7 फेरे। भारतीय हिंदू संस्कृति जो है वो 7 फेरों को मानती है। 7 फेरों यानी अग्नि के समक्ष 7 फेरे ही लिए जाएंगे। अब 4 फेरों का सिस्टम जो है वो मारवाड़ क्षेत्र में बाबूजी के अनुयायी, जिसमें आप कह सकते हैं नायक, भोरी, रेबारी जातियां जो है वो 4 फेरे लेती है। टाइम हो गया क्या? यस, ठीक हो गया। चलिए लिख लीजिए, इसके अंदर लिखेंगे परिणेत या फेरे में हिंदू संस्कृति में विवाह वस्तुतः 7 फेरों के बाद ही संपन्न होता है। वस्तुतः 7 फेरों के बाद ही संपन्न होता है। विवाह की यह रस्म सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विवाह की यह रस्म सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रथा में, नेक्स्ट लाइन के अंदर नोट करेंगे कि इस प्रथा में
इस प्रथा में वर और वधू अग्नि के समक्ष जीवन भर या 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे के साथ 7 फेरे लेते हैं। अग्नि के समक्ष जीवन भर या 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे के साथ 7 फेरे लेते हैं। इसका उपनाम आप लिख सकते हैं। फेरों को ही हम सप्तपदी के नाम से जानते हैं। सप्तपदी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो है फेरे हमारे हो चुके हैं 7 फेरे। अब मैंने बता दिया कि 4 फेरे या 3.5 तो देखो बापू जी पढ़ाऊंगा तब मैं पूरी बताऊंगा कि क्या हुआ था। 3.5 का क्या मैटर और 4 का क्या मैटर है, लेकिन 4 फेरे आप ले सकते हैं। किताबों के अंदर 4 ही मिलते हैं, चाहे आप बात हिंदी ग्रंथ अकादमी की क्यों ना करें। चलिए अब बात करते हैं हथलेवा। कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। हथलेवो छुटे याद बीच में ओ करम बटोवन हुतो सोडारी कमरी सु गाया रे कीमत मत हुतो थे कम बिराजो फेरा में देवड़ ने मे मना ले चा खिंची जितनी गाया ले गया बीसु गुणी गणवा दे चा धीरज से गाम निवड़ जैसी वो क्या बोल दिया, क्या बोला ये कुछ समझ में आया? ये जो बोला है ना मैंने, ये बापूजी महाराज की मारवाड़ी के अंदर कथा है। यस सर। पूरी कथा बापूजी महाराज की ये गिरधारी सिंह पड़ियार के द्वारा लिखी गई थी। अगर इस कथा को पढ़ा जाए, मेरे पूरे याद है, जब बापूजी पढ़ाऊंगा ना तो 4 मिनट के पूरी सुनाऊंगा। ओके सर। बापूजी महाराज का जो ससुराल था अमरकोट। पहले अमरकोट का प्राचीन नाम था अमराना। अमराना में आंखें मस्की परनिजन ने पाबू आया राठौड़ पावना सोडारा, इस प्रकार में पूरी सुनाऊंगा। याद है अभी भी, लेकिन सुनाऊंगा। अभी हमारे स्ट्रेंथ कम है या स्ट्रेंथ कम है, तो उस टाइम अच्छे से रिकॉर्ड भी होगी। तो इसके अंदर लिखेंगे हथलेवा के अंदर, इसको बोलते हैं, मैंने बताया ना, पाणी ग्रह संस्कार। पाणी ग्रह संस्कार बताया। तो उस टाइम तो मैंने विवाह संस्कार या पाणी ग्रह या हथलेवा या पाणी ग्रह लिख लीजिएगा। पानी को ग्रहण करने के बाद जो है यहाँ पे होता है काम। देखिएगा इसके अंदर चौरी बोलते हैं, फेरों का मंडप। बार बार कंफ्यूज मत होना। चौरी जो होता है, कई विद्यार्थी को समझ में नहीं आता कि चौरी क्या है। फेरों का मंडप, फेरों का मंडप होता है चौरी। और पौड़ी क्या थी वो मैंने आपको बता दी, दुल्हन की लाल रंग की ओढ़नी होती है। इसके अंदर लिखेंगे कि चौरी में बैठने के बाद वधू का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। लिख लिया? यस सर। अब क्या हो गया सर? ये क्या देखो, चमरी में बैठने के बाद वधू का हाथ वर के हाथ में दे दिया जाता है। एक और चीज नोट करेंगे, मूठ बढ़ाई। JEN सिविल डिप्लोमा एग्जाम 2019 के अंदर पूछा कि मूठ बढ़ाई क्या है। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है एग्जामिनर की नहीं गया, आपके एग्जाम में पूछ ले। सही बात है सर। ठीक है, चलिए इसके अंदर आप लिखेंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे वही वर और वधू बैठे हैं, जो चमरी है उस पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज हो सकती है। जैसे हमारे चावल या अन्य सामग्री जो है 7 मुट्ठी वर की और 7 मुट्ठी जो है वधू की, वो अग्नि के यानी चमरी पे डाली जाएगी। अब मैं जो लिखाऊंगा वो पैसों के संबंध में अलग अलग क्षेत्रों में अलग।
हाँ बिल्कुल वो भी होता है, तो लिख लीजिएगा इसके अंदर। वो पिछड़ अपना भाई मुझे नहीं देखो मैंने तो नहीं देखा इतना, लेकिन मैंने ये चावल का देखा है और अन्य सामग्री पढ़नी। पिछड़ अपना नहीं कोई नहीं है अपना नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चावल हो गए। हाँ लिखिएगा इसके अंदर कि बारातियों के बीच बैठकर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। सुनिएगा, बारातियों के बीच बैठकर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। अब चीज मैंने आपको समझा दी है कि क्या काम था, और अब आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो, चलेगा। अब एक चीज और होती है जो कि उस वधू के लिए सबसे बड़ी चीज है, जिसका नाम है कन्यादान। अब कौन सा विद्यार्थी बताएगा? कन्यादान लिख दिया ना, कन्यादान। कन्या के लिए दान होता है या कन्या का दान होता है, बताइए। कन्या का दान या कन्या के लिए दान? कन्या का दान एक होता है कन्या के लिए दान। कन्या के लिए दान अब सही कौन सा है ये बताइएगा। ऊपर वाला सर, ऊपर वाला 2 नंबर, ये वाला 1 नंबर को लॉक कीजिए सर। एकदम करेक्ट आंसर होता है कन्या का दान। यस सर, ये होता है 2 नंबर। अब कन्या के लिए दान तो वो होगा जो हम कुछ उनको देते हैं, उपहार दहेज वो बोला जाता है दान, लेकिन कन्या का दान किया जाता है। तो ये ध्यान देना। और हिंदी के अंदर जो आता है ना आपके शब्द शुद्धि, आप पढ़ते हैं वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि नहीं वाक्य शुद्धि, उसके अंदर ये आया कि शायद ऐसा ही के अंदर कन्या का दान होता है हमेशा। कन्या के लिए दान गलत नहीं है। कन्या के लिए दान तो जो है पिता देगा वर पक्ष को। तो इसके अंदर आप कुछ बातें लिखेंगे कन्यादान के अंदर, लिख लीजिएगा कन्या के माता पिता द्वारा उसे वर को सौंपना। किसी कन्या के लिए यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। किसी कन्या के लिए यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। नेक्स्ट, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक शब्द और दिया जा सकता है जिसका नाम कन्यावल है। क्या है? कन्यावल। क्या होता है कन्यावल? क्या होता है बताएगा कोई? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखो, जिस दिन विवाह है उस दिन वर की माता, वर की पिता, वर के भाई और जो भाभी है, यानी परिवार के जो सदस्य हैं, वो उस दिन खाना नहीं खाते। यानी उस दिन क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं। उपवास रखते हैं और कन्यादान के बाद उपवास जो है वो खोल लिया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख लीजिएगा विवाह के दिन वधू के माता पिता और भाई भाभी द्वारा उपवास रखा जाता है।
लिख लिया। यस सर। अब लगभग हमारे कन्यादान होने के बाद लगभग काम कंप्लीट हो जाता है। अब महिलाएं फ्री है तो महिलाएं क्या करेगी, बारात का हमने एक डेरा बनाया था उसको देखने जाती है। हाँ, डेरा देखने। हाँ, सरकारी स्कूल धर्मशाला। नहीं तो हाँ, तो आप माता दे दे। तो एक गीत लिखते हैं यहाँ पर, जला और जलाल गीत लिखिएगा, जला और जलाल गीत। सरकारी स्कूल और जो आप बता रहे वो पहले हुआ करता थे, जैसे बस के अंदर बारात जाया करती थी, कई दिन रहती थी, कई बारात बचपन में मैंने भी अटेंड की है। मुझे अब होने लगे थे 2 साल पहले तो ही होता। हाँ, जला और जलाल गीत लिखिएगा। यह गीत महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है तब गाया जाता है। लिख लिया। यस सर। किसी को आता है क्या गीत? जला जला हम वंचित है सर, आप गीत रहे। मैं तो वैसे मैं वंचित तो हूँ, बट अब क्या है कि पढ़ाते हैं तो उनको याद करना पड़ता है। मैं तो आधा पड़ता क्या? जोड़ी राजलाल डेरा निरखंड आया, ऐसा मतलब मैं रुक के बोलता हूँ। जैसे महिलाएं गाती है तो एक राग के अंदर और उनकी आवाज थोड़ी सुरीली होती है। वैसे मेरी भी सुरीली है, कोई बात नहीं। अब जब आता नहीं क्या सुने तो आएंगे वो। देखो मैंने जो चीज आती है, जो चीज मतलब जो जरूरी है उसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, आएगी वो। अब बात करते हैं, ये क्या है? सही नाम बारात है, बारात अभी मैं ये भी शायद एलडीसी हाई कोर्ट 2019 के अंदर ऐसा प्रश्न आया था। एक तो है बारात और एक है बारात। एक शब्द आप देखते हैं बाजार और एक होता है श्री बाजार होता है। क्या होता है? ये बाजार होते हैं, बाजार वाला। बाजार से नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार ये तो है नहीं है। बारात ये सही है। तो थोड़ी बहुत क्या है कि एलडीसी हाई कोर्ट 2019 की तैयारी की, उस टाइम हिंदी पढ़ी ना, थोड़ा सा ज्ञान हिंदी का भी है। बाकी बोलने के तरीके से तो आप समझ चुके होंगे। चलिएगा, अब हम जो है एक ऊपर था ये, वैसे तो आजकल तो ऐसा नहीं है ट्रेंड, लेकिन दहेज डाइजो उजड़ो इसको बोला जाता है, तो वो दिया जाता है। तो आप लिखिएगा इसके अंदर दहेज, दहेज डाइजा, हाँ डाइजा से खबर नहीं। बाकी अलग अलग देखो सारी मैं लिख लेता हूँ। उजड़ो ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा दहेज प्रथा आपने सुनी होगी। इसमें लिखिएगा, इसमें कन्या की विदाई के समय, इसमें कन्या की विदाई के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को राशि व उपहार दिए जाते हैं। राशि व उपहार दिए जाते हैं।
लिख लिया? यस सर। दोबारा सुनिएगा कि इसमें कन्या की विदाई के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को राशि व उपहार दिए जाते हैं। अब हमने ये दे दिया है, अब करनी है लड़की की विदाई करनी है। विदाई के समय गीत जरूरी है, बाकी आप जानते हैं थोड़ा सा कि दुख का अनुभव होता है, क्योंकि घर से विदा ले रही है एक लड़की और उसके अब 2 घर होने जा रहे हैं, तो इसमें विदाई गीत जरूरी है। लिखिएगा इसके अंदर, वधू के संबंधी इस समय घर से विदा करते हैं। वधू के संबंधी इस समय उसे घर से विदा करते हैं। इस समय सबसे बड़ा दुख का अनुभव होता है। इस समय सबसे बड़ा दुख का अनुभव होता है। इसमें वधू का भी करुणा रुदन फूट पड़ता है, यानी वो भी करुणा रुदन, करुणा बोलते हैं जैसे आंसू रोया जाता है, करुणा रुदन फूट पड़ता है। देखिएगा दोबारा तो लिखिएगा, वधू के संबंधी इस समय उसे घर से विदा करते हैं। इस समय सबसे बड़े दुख का अनुभव किया जाता है, अनुभव होता है। वधू का भी करुणा रुदन फूट पड़ता है। वधू का भी करुणा रुदन फूट पड़ता है। अब गीत आता है, यानी विदाई के गीत लिखिएगा। गीत में हम बात करेंगे कोई लड़ी, और एक गीत है जखड़ी। इसमें इतना सा लिख लीजिएगा, वधू विदाई गीत। वधू विदाई गीत, और ये गाया जाता है सहेलियों द्वारा। सहेलियों द्वारा, और सहेलियां और सालियां दोनों फुल एक्टिव मोड के अंदर इस समय होती है। सहेलियां और सालियां, सहेलियां वधू की फ्रेंड्स, अच्छा साड़ियां, सालियां उनकी सिस्टर। हाँ समझ तो जाते हो, बट थोड़ा सा जखड़ी गीत सहेलियों द्वारा, और भी गीत चलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है। हाँ अब विदाई हो रही है, लेकिन वधू के मन में होता है कि अकेली मैं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ कोई भेजा जाए। तो भेजने के लिए उसके साथ कोई न कोई जाएगा, जिसे हम कहते हैं ओलंदी या ओलंदा। ओलंदी या ओलंदा, ये प्रश्न पूछा था ग्राम सेवक के अंदर। इसके अंदर लिखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में नव वधू के साथ उसके पीहर से उसका भाई या निकट का कोई संबंधी जाता है। निकट का कोई संबंधी जाता है। अब बारात जो है जो आई थी, अब वो जाने को तैयार है और सफर में है, और वर पक्ष के घर जो महिलाएं हैं वो आगे एक वधू के स्वागत में एक गीत गाती है। वो गीत बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो वो धार्मिक गीत है, सॉरी मांगलिक गीत है, लेकिन जरूरी है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया था। कोई सा भी एग्जाम, हर तीसरे एग्जाम के अंदर इस गीत को हाईलाइट किया जाता है, बधावा गीत। यानी जब वर के घर वधू का पहली बार प्रवेश होता है तो उस टाइम ये गीत गाया जाता है, बधावा गीत। मांगलिक गीत है वैसे तो इसके अंदर आप लिख लीजिएगा कि वर पक्ष कि जब
वधु, वर पक्ष नहीं, जब वधु प्रथम बार वर के घर में प्रवेश करती है, तब वहां की स्त्रियों द्वारा बधावा गीत गाया जाता है। अब जो है अब जो है स्वागत हो गया, बधावा गीत गा लिया। अब नेक्स्ट अगले दिन जो है वर और वधु उन्हें जाएंगे अपने ससुराल। वधु जाएगा, जो वर है वो जाएगा ससुराल, उसको कहते हैं मांडा जागना। तो ये भी वहां पर जाकर एक रस्म की जाती है जिसके अंदर लिखेंगे विवाह के बाद पहली बार दामाद का ससुराल आना। विवाह के बाद जब पहली बार दामाद का ससुराल आना, तो इस टाइम इसको बोलते हैं मांडा जागना। एक गीत और इंपॉर्टेंट है, पावड़ा गीत। पीवड़ा क्या होता है? पीवड़ा क्या होता है? पीवड़ा क्या होता है? कोई बताएगा? पीवड़ा पीवड़ा पीवड़ा, ये तो पावड़ा है, ये तो जवाई हो गया सर। पीवड़ा क्या होता है? पीवड़ा पीवड़ा क्या होता है? सांप की नस्ल। दारू के रेगिस्तान में सांप की जो प्रजाति है पीवड़ा नहीं है तो है, लेकिन ये पूछा था वनरक्षक एग्जाम के अंदर, वनरक्षक 2000 हुआ था ना, ये 6 नवंबर को हुआ था, उसमें पूछा था। पीवड़ा रेगिस्तान में सांप की प्रजाति को कहते हैं, बहुत ही जहरीला सांप माना जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पावड़ा गीत जो है पहली बार जब ससुराल के अंदर जो भोजन कराते समय भोजन करवाया जाता है, पहली बार विवाह के बाद में जब मांडा जाग रहे थे, तब वहां पर स्त्रियों द्वारा गीत गाया जाता है। इसमें लिख लीजिएगा, नए दामाद को भोजन कराते समय यह गीत गाया जाता है। नए दामाद को भोजन कराते समय यह गीत गाया जाता है। हाँ, एक रस्म और होगी आपके, आणो या मुकलावा। मुकलावा एक गांव भी है ना, क्या नहीं है? मुकलावा है ना गंगानगर के पास साइड। सात सलाम सर। काम 10 लाख बरात। अब वो तो नहीं पता, लेकिन मुकलावा एक गांव, एक नेतेवाड़ा भी है, गांव मुकलावा भी है। इसमें होता क्या है कि कई बार लड़की जो नाबालिग है उसकी शादी कर दी जाती है और बाद में वो बालिग होती है, तब वो ससुराल जाती है। तो उस टाइम उसको, उस लड़की को, उस वधु को उस तरीके से हम कह सकते हैं मुकलावा भेजा जाता है, उसके साथ उपहार और वधु को साथ में भेज दिया जाता है, तब वो 18 वर्ष से ऊपर हो जाए। और अब 21 वर्ष है ना, अब महिला के अगर 21 वर्ष तब शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिखिएगा, जब नाबालिग लड़की की शादी, आपकी क्या बात हुई? दर्द हो रहा है?
बाहर मावट, अरे ये थोड़ा सा, जब नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है तब उसे ससुराल नहीं भेजते। जब वह बालिग हो जाती है तब वर के साथ ससुराल नहीं भेजते हैं। देखो, जब नाबालिग लड़की की शादी कर दी जाती है तब उसे ससुराल नहीं भेजा जाता है। जब वह बालिग हो जाती है तब वर के साथ वधू व कुछ उपहार भेजे जाते हैं। उसे ही हम गोना या मुकलावा कह सकते हैं। बस 10 मिनट रही है और 2-3 बातें और हैं, देख लीजिएगा। टाइम तो 10 मिनट पड़ी है तो अभी इसका मुकलावा होगा सर। हटाई कर ली, हटाई की क्या करनी है। वैसे 10 मिनट पड़ी है तो थोड़े ही संस्कार ये बचे हैं आपके रीति रिवाज। एक बात या चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो कि स्ट्रेंथ भी कम है। अब ये हमारे आपको बता देता हूँ, विवाह से संबंधित जो संस्कार है, जो आपके रीति रिवाज है वो हो चुके हैं। अब कुछ एक बातें और बचती है, हमारे 5 से जो 6 रीति रिवाज है वो और बचते हैं, वो कल करवा देंगे। और ताकि जो सारा मैं रिपीट कर दूंगा एक बार पुनः। अब जो है आपके अगला हमारा टॉपिक बचता है वो है बहुत ही खतरनाक मृत्यु। मृत्यु के संबंध में जो हमारे रीति रिवाज आते हैं, और मृत्यु के संबंध में कल संडे है, परसों हम जो है मृत्यु के संबंध में बातें करेंगे। और मृत्यु के संबंध में ज्यादा नहीं है, बस 15 से 20 जो रीति रिवाज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन पर हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद जो है हमारा जो रीति रिवाज का टॉपिक है, रीति रिवाज वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जब हमारी आदि कल्चर हो जाती है 50%, तो आपका एक टेस्ट ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे टेस्ट तो पूरी कला और संस्कृति का मैंने पहले बोला था कि करवा दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं है। टॉपिक होने के बाद आपके जो है 50% होते ही एक टेस्ट तैयार कर दिया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यानी पशु परिचय को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरी कला और संस्कृति का टेस्ट और विद आपको इनाम भी दिया जाएगा। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा टॉपिक जो बचता है, बचे तो काफी है, लेकिन हमारा टॉपिक रहेगा लोक देवता। क्यों बता देंगे आपको, लोक देवता। लोक देवता बड़ा प्यारा टॉपिक है वैसे तो, और लोक देवियां भी साथ में आती है। लोक देवियां, अब लोक देवियां एग्जाम के अंदर कितनी आती है, लेकिन मेरे नोट्स के अंदर 83 राजस्थान की लोक देवियां नोट है, 83 लोक देवियां नोट है मेरे रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो ये लेकिन इतनी नहीं पढ़नी आपको, ज्यादा से ज्यादा आपको 30 से 32 लोक देवियां मैं पढ़ाऊंगा जिनका एग्जाम के अंदर प्रश्न आता ही आता है।